हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 9वीं का भूगोल पाठ 5। पाठ का नाम है वृष्टि। तो स्टूडेंट्स, वृष्टि मतलब होती है वर्षा। क्या कहा जाता है? वृष्टि को हम लोग वर्षा कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में हम लोग देखने वाले हैं कि वृष्टि क्या होती है, वर्षा क्या होता है, वर्षा के अलग अलग रूप देखने वाले, कौन कौन से रूपों में वर्षा होती है, वर्षा के अलग अलग प्रकार देखने वाले हैं। ठीक है, और ओले क्या होते हैं। ठीक है, वर्षा के रूप में ओले आपको दिखेंगे, हिम दिखेगा। ठीक है, ओला किसे बोलते हैं, हिम किसको बोलते हैं, तुषार किसे कहा जाता है, इन सभी बातों की जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। और वर्षा के कितने प्रकार हैं, मतलब कौन कौन से प्रकार से वर्षा होती है। जैसे अलग अलग प्रकार आपने देखा होगा, आरोही प्रकार की वर्षा होती है, फिर अभिसरण वर्षा होती है, ठीक है ना, प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रकार की वर्षा, चक्रवाती वर्षा, तो ये वर्षा के क्या प्रकार है, तो इन प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। फिर वर्षा को मापक यंत्र रहेगा कि किस प्रदेश में कितनी वर्षा होती है। आपने देखा होगा ना, बहुत समय न्यूज आपने देखा होगा कि आज मुंबई में, आज दिल्ली में इतनी वर्षा हुई, 300 मिमी वर्षा हुई, 400 मिमी वर्षा हुई, पिछले साल के मुकाबले इतनी मिमी वर्षा कम हुई। ये किस प्रकार तय किया जाता है? ये कुछ तो कारण होगा, कुछ तो मशीन होगी जो इन वर्षा को मापती होगी कि कितनी वर्षा हुई है, कितनी वर्षा होनी चाहिए। ठीक है ना, कितनी वर्षा अभी बाकी है, जून महीने में इतनी वर्षा हुई, जुलाई, ऐसा आपने समाचार सुना होगा। तो उस वर्षा मापक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोहरा क्या होता है, ओस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, इन प्रश्नों का उत्तर हमको कब समझ में आएगा? जब हम लोग पूरी वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, पूरे पार्ट को हम लोग जब समझ लेंगे तो हमको इन सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाएंगे। मैं अभी भी बता सकता हूँ इन पाठों के, इन जो प्रश्न हैं इनके उत्तर मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पाठ को समझ लेते हैं, फिर बाद में आप इन प्रश्नों का उत्तर खुद से भी कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, भौगोलिक स्पष्टीकरण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या होता है, कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर जल है, और वह जो जल है या वह जो पानी है वह कौन कौन से रूपों में पाई जाती है। तो आप सभी को मालूम, पृथ्वी पर 71% क्या स्टूडेंट पानी है, आप सबने देखा होगा, लेकिन वो राउंड फिगर है। क्योंकि पानी कितना है हमारी पृथ्वी पर, 70.8%, जिसको 71 बोल दिया जाता है। ठीक है ना, तो इतने भाग में क्या है, पानी, और शेष जो 29 भाग है वहां पर क्या है, जमीन है। पृथ्वी पर जल भंडारण का वितरण असमान है। सही बात है, कहीं कहीं पर तो पानी इतना ज्यादा है कि उनको कमी नहीं पड़ती, और कहीं कहीं में पानी है ही नहीं। जैसे सऊदी अरब, वहां पर तो एक भी नदी नहीं है, वहां पर एक भी नदी नहीं है। फिर वो लोग पानी क्या कैसे लाते हैं? तो वो लोग पानी खरीदते हैं दूसरे देशों से, जैसे हम लोग पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं वैसे वो लोग पानी खरीदते हैं। तो वही प्रकार, वही बात बोल रही है कि पृथ्वी पर जो जल का भंडार है वह क्या है, असीमित है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। अब कुछ स्थानों पर जल के भंडार सीमित रूप में होते हैं, तो कहीं विपुल मात्रा में पाए जाते हैं। उक्त चित्र 5.1 के अनुसार, यहाँ पर 5.1 चित्र दिया गया है, आप लोग को नीचे मैं दिखा दूंगा। ठीक है, 5.1 आपको नीचे अलग अलग आकृतियां दिखा दूंगा। जलों का अनुभव करते हुए वायुमंडल में स्थित वाष्प के कारण ये जल रूप निर्माण होते हैं। ये जो जल के अलग अलग रूप है, जल के अलग अलग रूप है, कौन कौन? जैसे ओस हो गया, वर्षा हो गया, हिमपात हो गया, कोहरा हो गया, ओले हो गए, ये वर्षा के क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग रूप है। ये अलग अलग रूप किसकी वजह से बनते हैं? वाष्प के कारण बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? वाष्प के कारण। और वाष्प कैसे बनता है आपको मालूम है, जो पानी रहता है, और पानी को जब हम लोग उष्मा देंगे, या सूर्य प्रकाश के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जो उष्मा देंगे, तो उसका क्या होता है, वाष्पीभवन होता है, और वो वाष्प बन जाता है, और बाद में वही वर्षा के अलग अलग रूप निर्धारित करता है। कि ओस क्या होता है, तुषार, बारिश, कोहरा, ओले, ये अलग अलग क्या है स्टूडेंट्स, वर्षा के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब नीचे पढ़ते हैं। जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार निम्न प्रकार से आविष्कार दिखाई देते हैं। शीतकाल में ओस, आप जब ठंडी के मौसम में ओस की बूंदे देखे होंगे आप लोगों ने। जब सर्दी के मौसम में आप सुबह उठते हो तो आपने देखा होगा जो घास होती है हमारे आसपास, उसके ऊपर पानी की बूंदे गिरी हुई दिखाई देती है। या तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई बाइक खड़ी है, या कोई जो 4 व्हीलर है, या जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, वो गीली दिखाई देती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है? ओस की वजह से होती है। अब ओस कैसे तैयार होता है ये आपको आगे मालूम पड़ेगा। ठीक है, अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में हिमपात होता है। जो ऊंचाई वाले प्रदेश होते हैं, जैसे जहां पर हिम नगरी हम लोग बोल सकते हैं, जहां पर हिम की वर्षा होती है, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी का रूपांतरण किसमें हो जाता है, बर्फ में हो जाता है, तो वहां पर हिमपात होता है। उसी प्रकार कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। ठीक है ना, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर क्या होती है, वर्षा होती है। कुछ प्रदेशों में घना कोहरा छा जाता है। दिल्ली का एग्जांपल आपने देखा हो, घना कोहरा छा जाता है ठंडियों के मौसम में। जो सामने वाले
कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। ये सब वर्षा के अलग अलग रूप हैं। और ओले पड़ने की वजह से फसलों को क्या होती है, बहुत क्षति होती है, क्योंकि ओले बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो फसलों पड़ते हैं तो फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। अब अलग अलग रूप देख लेते हैं बरसात के। ये जो दिख रहा है आपको, ये वर्षा है, ये ओले पड़े हुए, बर्फ हिमपात हुआ है। ये देख रहे हो यहाँ पर कोहरा गिर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा आप लोग को कोहरा, ठीक है ना। ये अलग अलग चीजें आपको दिखाई दे रही है, अलग अलग क्या है, वर्षा के अलग अलग रूप है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्षा के अलग अलग रूप है, जल रूप है, जल के अलग अलग रूप है। जल जो होता है इन रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूप में पाया जाता है, ओस के रूप में पाया जाता है, फिर बोल सकते हैं वर्षा के रूप में पाया जाता है, हिमपात के रूप में पाया जाता है, कोई कोहरा के रूप में पाया जाता है, ओले के रूप में पाया जाता है। ये अलग अलग रूप है जल के, ठीक है। यहां तक समझा है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं हिम क्या होता है, ठीक है ना। ये जल का एक रूप है, पहला रूप है हिम, ठीक है। हिम मतलब होता है स्टूडेंट्स बर्फ, लेकिन बर्फ और हिम में फर्क होता है, मैं आगे बता दूंगा। थोड़े समय के लिए समझ लेते हैं, हिम मतलब बर्फ, लेकिन दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। वो फर्क मैं आगे बताता हूँ। वायुमंडल में तापमान जब द्रव्यमान बिंदु से नीचे चला जाता है, द्रव्यमान बिंदु मतलब जीरो, द्रव्यमान जो होता है पानी का जो द्रव्यमान होता है वो जीरो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तापमान, तो वहां पर पानी का रूपांतरण किस में हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा, मतलब हिम में हो जाएगा। समझ में आ रही स्टूडेंट्स? जब किसी वायुमंडल का तापमान द्रव्यमान बिंदु अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा, -1, -2, -3, तो आपने सुना होगा साइंस में, जब माइनस में चला जाता है तापमान तो उसका रूपांतरण बर्फ में हो जाता है। तब हवा में स्थित वाष्प सीधे हिम कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हवा में जो वाष्प है वो उसका रूपांतर किस में हो जाता है, हिम में हो जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन मतलब क्या होता है, पहले पानी का गैस बनना और फिर गैस से क्या बनना, पानी बनना, इसको क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघनन। मतलब पहले पानी को मैंने उष्मा दिया, उसका गैस बन गया, गैस को फिर हम लोग ठंडा किए तो क्या बन गया, पानी बन गया। ये जो प्रक्रिया हुई उसको क्या कहा जाता है, संघनन। तो चूंकि यहाँ पर जो पानी था, पानी का पहले भाप बना, तापमान कम होने की वजह से, द्रव्यमान बिंदु से नीचे तापमान होने की वजह से उसका किसमें रूपांतरण हो गया, हिम में रूपांतरण हो गया। इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। यहाँ वायु रूप ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो वायु रूप है वो किसमें बदली हो जाती है, ठोस रूप में बदली हो जाती है, मतलब हिम जो होता है वो ठोस होता है। ऐसी ठोस रूप वर्षा को हिम वर्षा कहते हैं। ऐसी जो वर्षा होती है जो ठोस रूप में होती है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, हिम वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, हिम वर्षा कहेंगे। उच्च अक्षवृत्तीय प्रदेशों में जहां का अंशांश विस्तार ज्यादा होता है, ठीक है ना, और समशीतोष्ण प्रदेशों में समुद्री सतह तक हिम वर्षा होती है। मतलब कहाँ कहाँ पर हिम वर्षा ज्यादा होती है, तो आप याद रखिएगा, अक्षवृत्तीय प्रदेश, समशीतोष्ण मतलब ठंडी वाला इलाका, और वहां पर जो हिमपात होता है वो समुद्र सतह तक होता है, बहुत नीचे तक होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मतलब ऐसा इलाका जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो हिमपात होता है वह जमीन से 5000 मीटर ऊंचाई पर होता है, मतलब वो ज्यादा नीचे नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि वो उष्णकटिबंध में आ जाता है। तो उष्णकटिबंध में रहेगा तो वहां पर वाष्पीभवन ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर संघनन प्रक्रिया थोड़ी कम रहेगी। हिम ठोस स्वरूप में होने से वह जल जैसा बह नहीं जाता। सही बात है, हिम क्या थोड़ा ठोस है, इसलिए जल के जैसा बहता है क्या, नहीं बह पाता है। उसकी परतें एक के ऊपर एक संचित होती रहती है। हिम अधिक मात्रा में संचित होने से कई समय प्रदेश में परिवहन एवं संदेश वाहन सेवाएं खंडित हो जाती हैं। हिम जो होता है स्टूडेंट्स वो जल नहीं होता है, ठीक है ना, जल के रूप में है नहीं कि वो बह जाएगा। हिम जो है बहुत ठोस है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक जगह पर एक के ऊपर एक क्या होता है, जमा होता है। जब बहुत परत जमा हो जाती है तो वहां पर जो वाहन मार्ग है, जो परिवहन है या जो संदेश वाहन है आदि सेवाएं क्या करनी पड़ती, सरकार को रद्द करनी पड़ती, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगा, पूरा रोड क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा, ठीक है। हिम प्रदेश में लोगों को हिम बाधा होने से अनेक सावधान रहना पड़ता है। हिम प्रदेश लोग जगह जहां पर जो इलाका जहां पर हिम ज्यादा होती है, हिम की वर्षा ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को हमेशा डर रहता है कि हिम बाधा न हो जाए। हिम पिघलने से इस प्रदेश का जल मिलता है, और जब वहां पर हिम पिघल जाएगा तो वहां के लोगों को क्या मिलेगा, उससे जल मिलेगा, ठीक है। यहां तक समझाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आकृति के माध्यम से। हिम वर्षा हुई, ये रोड के किनारे किनारे भी देखो पूरा बर्फ जमा हुआ है, और बीच में जहां पर गाड़ी चल रही है वहीं पर खाली जगह है, बाकी तो पूरा ये देखो पूरा बर्फ ही जम गया है, ठीक है ना। आगे हिम और वर्षा में क्या अंतर है, हिम और बर्फ में क्या अंतर है, ठीक है। हिम तो आपको समझ में आ गया कि हिम जो होता है वो संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है, कि जब जहां पर तापमान जो रहेगा द्रव्यमान बिंदु से जब नीचे चला जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा, तो वहां पर पानी का रूपांतरण जो रहेगा वह किस में हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा, हिम में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अंशासी अति ऊंचाई वाले प्रदेशों में जहां 0 डिग्री सेल्सियस से कम दिखाई देता है वहां हिमकणों का स्वरूप में वर्षा होती है। वहां पर जो वर्षा होगी वह हिमकणों के रूप में होगी। हिम बुरादे जैसे अपारदर्शक होते हैं। हिम जो होते हैं वो बुरादा रहेगा, चूरा चूरा रहेगा, और क्या रहेगा, अपारदर्शक। अपारदर्शक मतलब उसके अंदर से आप किसी चीज को आर पार नहीं देख पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से समझा। इस हिम की परतों पर परतें जम जाती है। जब एक हिम की परत पर दूसरी हिम की परत जम जाएगी तो धीरे धीरे उसका रूपांतर किस में हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। तो बर्फ मतलब क्या होता है, यह हिम की परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, जब हिम की बहुत सारी परत एक के ऊपर एक जमा हो जाएंगी तो क्या रूप ले लेगा, वो बर्फ का रूप ले लेगा। समझ में आ गया बर्फ किस कहते हैं। तो हिम के एक के ऊपर एक जो परत जमी हुई है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बर्फ कहेंगे। और बर्फ जो होता है वो पारदर्शक होता है। बर्फ में मतलब आर पार की चीजें हम लोग देख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तापमान द्रव्यमान बिंदु से कम होने पर जलाशय पृष्ठभाग पर बर्फ की परत तैयार होती है। इसी बर्फ जलाशय पृष्ठभाग पर तैरती है, और जो बर्फ रहेगा वो पृष्ठभाग पर क्या होगा, तैरेगा। तो स्टूडेंट्स मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो बर्फ होता है वो पानी पे तैरता क्यों है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो बर्फ है वो पानी पे तैरता क्यों। क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्मली अगर कोई चीज मोटी है और बड़ी है, अगर उसको आप पानी में डालते हो तो पानी में क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन बर्फ जो है वो पानी में तैरता क्यों है, इसका रीजन मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ओले, हिम के बाद हमको क्या पढ़ना, ओले। ये भी क्या, जल का एक रूप है। ओला कैसे तैयार होता है, अब इसके बारे में हमको पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा होने पर ऊर्ध्वगामी हवा का प्रवाह गति से बहता है। भूपृष्ठ पर तब गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा ऊष्मा होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हवाएं बहुत तेजी से बहती है। ठीक है, इस ऊर्ध्वगामी हवा प्रवाह के कारण हवा का तापमान कम होकर हवा स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है। ये जो ऊर्ध्वगामी हवाएं आती है, इस ऊर्ध्वगामी हवाओं की वजह से जो तापमान होता है पर्यावरण का वह क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो तापमान जो वाष्प है उसका रूपांतर किसमें हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, सघनीभवन होकर इनमें घने रंगों के बादल बन जाते हैं। फिर घने रंग के क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऊर्ध्वगामी हवाएं आई और ऊर्ध्वगामी हवाओं की वजह से तापमान क्या हो गया, ठंडा हो गया, जिसकी वजह से जो वहां पर वाष्प था उस वाष्प का रूपांतर किसमें हो जाएगा, बादल में हो जाएगा। भूपृष्ठ पर आने वाली हवा ऊर्ध्वगामी प्रभाव के कारण ये जलकण ऊंचाई पर जाते हैं। अब ये ऊर्ध्वगामी प्रभाव की वजह से वो जो जलकण रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे। ऊंचाई पर क्यों चले जाएंगे, क्योंकि जमीन पर तो जो तापमान है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ऊंचाई पर चले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की ऊंचाई पर जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब आगे उस स्थान पर जल के कणों का घनीभवन होकर ओले की निर्मित होती है। अब जब वो बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे तो वहां का तापमान क्या रहेगा स्टूडेंट्स, बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, घनीभवन हो जाएगा। घनीभवन मतलब वो जो बूंदे रहेंगी एक के साथ एक क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और उसका रूपांतरण किस में हो जाएगा, ओले में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। वजनदार होते हैं ओले जो होते हैं बहुत ज्यादा वजनदार होते हैं, जिसकी वजह से जब किसी किसान के खेत में ये जो ओले गिरते हैं तो उसकी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है, इतने ज्यादा वजन होते हैं। भूपृष्ठ पर की ओर आने लगते हैं जब ओले वजनदार हो जाएंगे, क्योंकि ओले जो है वो एक दूसरे के अंदर जुड़कर बने हुए ना, एक दूसरे को जो जुड़कर बने हुए, जब एक दूसरे जुड़ जाएंगे तो उनका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। अब परंतु हवा के ऊर्ध्वगामी जोरों के प्रवाह से वे पुनः ऊपर चले जाते हैं। यहाँ ओलों का हिम की नई परतें तैयार होती है। फिर ओले का रूपांतर किसमें हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अनेक बार होता है, मतलब ओला बना हिम बना, ओले से हिम बना, हिम से ओला बना, ओले से हिम, ये परिवर्तन बहुत बार होता है, जिसके कारण ओले आकार में मोटे होते समय अनेक बार समकेंद्री तैयार हो जाते हैं। मतलब ओले की जब बहुत सारी बूंदे, मतलब बहुत सारे जब ओले एक साथ जुड़ जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, समकेंद्री परतें तैयार हो जाती है। मोटे हुए ओले गुरुत्व बल के कारण गति से जमीन पर गिरते हैं। जो मोटा हुआ गोला रहेगा वो गुरुत्व बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो कहां पर गिर जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। ओले की इस वर्षा को ओलावृष्टि कहा जाता है। अगर ओले की बारिश हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, वर्षा को क्या कहा जाएगा, ओलावृष्टि कहेंगे। ओलावृष्टि से कई बार फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। ओले की वजह जो किसान फसल लगा कर रखते हैं उनको बहुत बार नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि पूरी फसल ही खराब हो जाती है। ठीक है, ओले की वजह से वैसे जीवित और वित्त हानि भी होती है। जब लोगों की फसल खराब हो जाएगी तो जीवित हानि और वित्त हानि भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर एशिया के कुछ भागों में ग्रीष्म ऋतु में ओले पड़ते हैं। ये कुछ इलाके जहां पर ग्रीष्म ऋतु में क्या पड़ते हैं, ओले। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ओले जो होते हैं वो ठंडी के मौसम में पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर गर्मी के मौसम में ओले आपको दिखाई दे सकते हैं। भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, पूर्वोत्तर एशिया हो गया,
कुछ भागों में ओले दिखाई देते हैं गर्मी के मौसम में। विषुववृत्त और वायुमंडल की उष्मा से ओले पड़ते हैं। तो शीत कटिबंध में ऊर्ध्वगामी प्रवाह न होने से ओले नहीं पड़ते। जो शीत कटिबंधी रहेंगे, जो ठंडी वाला इलाका रहेगा, वहाँ पर ऊर्ध्वगामी हवाओं के प्रवाह की वजह से वहाँ पर ओले नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलो करके देखते हैं। चलो बारिश करेंगे। बारिश करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रयोग दिए गए, मतलब प्रयोग दिया गया, उस प्रयोग को हम लोग समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बारिश होती कैसे है। यह एक साहित्य इकट्ठा करें, यह साहित्य इकट्ठा करें। क्या क्या चाहिए आपको, मतलब वो प्रैक्टिकल करने के लिए। धातु के ढक्कन वाली कांच की बरनी, मतलब ऐसी बरनी लेना जिसके अंदर धातु का ढक्कन होना चाहिए। ठीक है, और वो बरनी की जो होनी चाहिए वो कांच की होनी चाहिए। कीला लेना है, हथौड़ा, गर्म पानी, बर्फ के टुकड़े, मुट्ठी भर मोटा नमक, ये सारी चीजें आपको ले लेनी है। अब क्या करना है, आपको धातु के ढक्कन वाली कांच की बरनी लीजिए, ले लिया। धातु ढक्कन वाली, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर बरनी मैंने बना लिया। ठीक है, ये धातु की कांच ढक्कन की बरनी ले लिया। इस बरनी का ढक्कन निकालिए। इस बरनी का जो ढक्कन रहेगा उसको निकाल लेंगे। इस ढक्कन को ऊपरी भाग में कीला और हथौड़ी की सहायता से टोचे लगाइए। मतलब जो ढक्कन रहेगा उसके अंदर कीले और हथौड़ी के माध्यम से क्या लगाएंगे, छोटे छोटे छेद बना देंगे। टोचे लगाते समय सावधानी रखें ढक्कन में छेद ना हो, मतलब इतना टोचा लगा देंगे, उसके अंदर छेद नहीं होना चाहिए। खाली क्या करना, उसकी जो परत रहेगी ना उसको पतला कर देना है बस। के बाद क्या करना है, बरनी में 1/3 भाग तक वाष्पयुक्त पानी भरिए, मतलब गरम गरम पानी उस बरनी में भर देना, उबलता हुआ पानी भरिए। अब कांच की बरनी पर टोचे लगाए हुए ढक्कन कसकर लगा दीजिए। अब कांच की बरनी पर वो ढक्कन जो लगाया ना आपने, जिसको हथौड़ी और कीले से आपने टोचे लगाए थे, छोटे छोटे छेद किए थे, अब उसको क्या करना, बंद कर देना है। ठीक है, बरनी से जल का वाष्प बाहर ना आए, इस सावधानी रखनी है। बरनी में से वह जल का वाष्प जो बाहर ना आ पाए, इस तरह से आपको ढक्कन एकदम टाइट बंद करना है। बरनी के ढक्कन पर बर्फ के टुकड़े, मुट्ठी भर मोटा नमक और थोड़ा सा पानी डालिए। अब बरनी का जो ढक्कन रहेगा उसके ऊपर आपको बर्फ डाल देना है, थोड़ा सा मुट्ठी भर नमक डाल देना और थोड़ा सा पानी डालना है। अब आप लोग देखोगे तो, आप लोग जब देखोगे तो उसके ढक्कन में से नीचे आपको पानी चूता हुआ नजर आएगा। इस तरह से देख लीजिए, ये देखो, ये प्रयोग यहाँ पर करके दिखाया गया है। देखो यहाँ पर ये बरनी में वाष्पयुक्त पानी, जब यहाँ पर बर्फ रहेगा तो यहाँ पर जब ये तो पहले वाष्पीभवन होगा, लेकिन ऊपर ठंडा होने की वजह से ये द्रवणांक बिंदु क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से जो वाष्प रहेगा, इस वाष्प का रूपांतरण किसमें हो जाएगा, सघनीभवन हो जाएगा। सघनीभवन मतलब वाष्प का रूपांतरण वापस पानी में हो जाएगा और वापस आप देखोगे नीचे वापस यहाँ पर आपको बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। इस तरह से बारिश होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि वृष्टि किसे कहा जाता है। ठीक है, वृष्टि के अलग अलग रूप क्या होते हैं, उसके अंदर हमने हिम और ओले हमने पढ़े हैं। अभी आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी प्रकार जो हैं, जो जिसके अंदर कोहरा बोल सकते हैं हम लोग और तुषार हम लोग बोल सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये भी हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार की वर्षा, मतलब वृष्टि के अलग अलग प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आरोही प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है, चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है, इन सभी वर्षाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।